Today I am going to upload the video of chapter 2, that is A Devoted Son question answer, because already I had uploaded the summary of this chapter. So one by one I am going to explain the entire question. So the first question is, this is how great doctors treat their fathers. What did Mr. Verma mean by this comment? तो यहाँ पे जो डॉक्टर थे, उनके जो फादर थे, उनका ये था कि ऐसे जो बच्चे होते हैं, आप खुद देखो जो डॉक्टर्स होते हैं अपने फादर को कैसे ट्रीट करते हैं। आप इस कमेंट से क्या समझते हो? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ भी सकता है। When Mr. Verma made the comment, this is how great doctors treat their fathers, he was expressing his disappointment and bitterness towards his son Rakesh. Treatment of him, Mr. Verma felt that despite his sacrifices and efforts to raise and educate Rakesh, his son had become indifferent to his feelings and well-being. He saw the contrast between Rakesh's professional success as a doctor and his lack of empathy and compassion towards his own father's wishes and needs. Which means यहाँ पे जो मिस्टर वर्मा ने जो कमेंट किया है राकेश के लिए, अपने बेटे के लिए, वो इस तरह से किया है कि उसको इतना हमने पढ़ा लिखा के बड़ा किया, लेकिन फिर भी अब जो मेरा बेटा है वो कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। अब वो प्रोफेशनल लेवल पे क्योंकि वो डॉक्टर बन चुका है, तो उसके अंदर थोड़ा लैक ऑफ एम्पैथी आ चुका है। दिस इज़ द वर्ड लैक ऑफ एम्पैथी, विच मीन्स कि मतलब अब वो पहले जैसा हमारे लिए सिंपैथेटिक फील नहीं करता है, ना वो कंपेशन उसके अंदर है अपने फादर के लिए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट द फैक्ट दैट अ फ्यू ऑफ द गेस्ट एट वर्मा जी हाउस वर जेलस ऑफ हिज हैप्पीनेस। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से समझाना है जो आपने स्टोरी में पढ़ा था कि आप मतलब किस तरह से बता सकते हो कि जो गेस्ट आए थे वर्मा जी के यहाँ, तो वो थोड़े जेलस थे। सो द आंसर इज, at Rakesh High School celebratory function, a few female guests were seen wiping their tears because they were jealous of Mr. Verma's happiness and success through his son. Their tears were likely a mix of genuine happiness for Mr. Verma and a tinge of jealousy, as they might have wished to experience a similar level of pride and glory in their own lives. So जो neighbors आए थे वर्मा जी के यहाँ, जो सेलिब्रेटरी फंक्शन था उनके बेटे के लिए, क्योंकि उसने मेडिकल का एग्ज़ाम पास आउट कर लिया था, तो यहाँ पे वो खुश भी थे। ऐसा नहीं था कि वो खुश नहीं थे, उनके अंदर खुशी भी थी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी जेलसी थी कि ये जो खुशी अभी हम यहाँ पे बांटने आए हैं, काश यही खुशी हमारे बच्चे भी हमको दे सकें। तो बस ये वाला उनके अंदर एक जेलसी था, और उनका ऐसा लग रहा था कि मिस्टर वर्मा के अंदर थोड़ा क्या आ गया, प्राइड आ गया है, विच मीन्स थोड़ा सा घमंड आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर वर्मा परसेप्शन ऑफ हिज सन ग्रेटनेस एंड लव चेंज्ड एज ही ग्रू ओल्ड कमेंट। तो यहाँ पे जो मिस्टर वर्मा का जो परसेप्शन था अपने बेटे को लेके, क्योंकि अपने बेटे से वो इतना प्यार करते थे, उनका बेटा भी इतना डिवोटेड था, सो दैट्स वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अ डिवोटेड सन। लेकिन उनको ऐसा, उनका परसेप्शन चेंज कैसे हो गया, उनको ऐसा क्यों लगने लगा कि उनके जो बेटे का जो प्यार है वो मतलब बदल चुका है एज ही ग्रू ओल्ड, जैसे जैसे वो बड़े होने लगे हैं मिस्टर वर्मा। Answer is, Mr. Verma's perception of his son's greatness and love changed as he grew old. Initially, Mr. Verma was proud of Rakesh's achievements and viewed him as a devoted and successful son. However, as Rakesh's medical career flourished, he became busy and neglected father's emotional needs. The change in his perception highlights the complexity of the father-son relationship and the challenges that arise when professional success overrides familial bonds. तो यहाँ पे परसेप्शन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा अपने फादर का ध्यान रखता था, लेकिन जैसे ही उसका मेडिकल करियर फ्लरिश्ड हुआ, यानी कि थोड़ा लाइफ में सक्सेस करने लगा, तो बिज़ी रहने लगा। इस चक्कर में अपने फादर के जो भी उनकी जो नीड थी उसे थोड़ा नेगलेक्ट करने लगा। ऑल्दो दैट्स नॉट ट्रू, बट ऐसा फादर का उनका मानना था, तो उनका ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ा मुझे नेगलेक्ट करने लगा है, मेरी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। तो शायद यही एक रीज़न था कि जो उनके फादर का जो परसेप्शन था वो समहाउ चेंज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। होप सो आपको समझ आ रही होगी, और आप इजली एग्जाम में अपने खुद के थॉट्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यू कैन राइट डाउन द आंसर बाय योर सेल्फ, खुद के ओन वर्ड्स में। बस आपको थोड़ा स्टोरी अच्छे से समझ में आना चाहिए, एंड देन आप एक बार कम से कम इस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको पूरा का पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू राइट डाउन, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मिस्टर वर्मा हैंडल लाइफ आफ्टर हिज वाइफ डेथ एंड हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद और उनकी वाइफ की डेथ होने के बाद मिस्टर वर्मा ने अपनी लाइफ को कैसे हैंडल किया। सो द आंसर, after his wife's death and retirement, Mr. Verma's life became characterized by dependency on his son's medical care. He lived a restricted and regimented life, with Rakesh controlling his diet and medications. His days were filled with medical treatments, pills, and a sense of isolation that led to his feelings of frustration and helplessness. कि अपने वाइफ की डेथ के बाद, रिटायरमेंट के बाद मिस्टर वर्मा कहीं ना कहीं अब डिपेंडेंट रहने लगे। इससे पहले वो इंडिपेंडेंट थे, सब कुछ खुद कर रहे थे, लेकिन एज ही ग्रू ओल्ड, थोड़े सा बूढ़े होने लगे, तो ऑब्वियसली एवरीवन नीड समवन
टू टेक केयर ऑफ। तो उसी तरह से मिस्टर वर्मा डिपेंडेंट हो गए अपने बेटे के ऊपर, जो उनका मेडिकल केयर करता था। साथ ही साथ मेडिकेशंस यानी मेडिसिन वगैरह उनको मिलने लगे, उनको दवाइयाँ खानी पड़ने लगी, और उनको कहीं ना कहीं एक सेंस आने लगा आइसोलेशन का। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेलापन, एकांत, बिल्कुल ठीक है, कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि उनके साथ कोई नहीं है। दैट लेड टू हिज फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस। इस वजह से जो उनके अंदर जो फीलिंग थी ना, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में चेंज होने लगी, और हेल्पलेसनेस मतलब वो असहाय महसूस करने लगे कि अब कोई नहीं है मेरे पास, मुझे अब हर चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मिस्टर वर्मा ट्राई एंड यूज़ हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन फॉर गेटिंग स्वीट्स। यहाँ पे मिस्टर वर्मा किस तरह से अपने नाती पोतों का यूज़ करते थे मिठाइयाँ मंगवाने के लिए। आंसर इज़, Mr. Verma tried to use his grandchildren to satisfy his cravings or sweets. He would bribe them with money to buy him jalebis or other sweets from the market. The grandchildren, excited by the prospect of earning some money, would sneakily buy the sweets for their grandfather. तो यहाँ पे हाउ डिड मिस्टर वर्मा ट्राई एंड यूज़ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर गेटिंग स्वीट्स। तो यहाँ पे मिस्टर वर्मा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का यूज़ कैसे करते थे स्वीट्स मंगाने के लिए, मिठाई मंगाने के लिए। So the answer is, Mr. Verma tried to use his grandchildren to satisfy his cravings for sweets. He would bribe them with money to buy him jalebis or other sweets from the market. The grandchildren, excited by the prospect of earning some money, would sneakily buy the sweets for their grandfather. तो यहाँ पर स्टोरी में हमने यही पढ़ा था ना कि जब वो थोड़े बूढ़े हो गए थे तो उनके जो बेटे थे राकेश, उन्होंने मना कर दिया था, आप कोई स्वीट्स डेजर्ट नहीं ले सकते हो, अदरवाइज आपकी हेल्थ और ज़्यादा डिट्रॉइट होगी, ख़राब होगी। लेकिन क्रेविंग होती थी उनको स्वीट्स की, तो इस वजह से जानते थे अपने बेटे से बोलूँगा तो मुझे ला के देगा नहीं, और अपनी बहू से बोलूँगा तो भी बना कर नहीं देगी। तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देते थे, अ काइंड ऑफ अ ब्राइब बोल सकते हैं, उनको थोड़ा घूस देते थे कि जाओ कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके, ताकि कुछ पैसों से तुम मेरे लिए स्वीट्स लेके आना, जलेबी लेके आना, बाकी के पैसे आप खुद यूज़ कर सकते हो। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ऐसा वो बोलते थे। तो इससे जो उनके बच्चे थे, नाती पोते जो थे, वो भी खुश हो जाते थे, और वो ये काम करने लगे कि वो कुछ पैसे अपने पास रख लिया करते थे, एंड रेस्ट ऑफ द जो पैसे बचते थे उससे वो उनके लिए जलेबी लेके आया करते थे, जो कि स्टोरी में बाद में थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट किया था। सो एज ऑफ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर अ फ्यू फीमेल गेस्ट सीन वाइपिंग देयर टीयर्स एट राकेश हाई स्कूल सेलिब्रेटरी फंक्शंस। तो ये भी देखो सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने पहले भी पढ़ा था सेकंड नंबर में, कि जो बगल वाले जो नेबर्स थे, जो फीमेल लेडी थे, वो क्यों अपने आंखों से मतलब आंसू पूछ रही थी। तो रीज़न वही था कि कहीं ना कहीं उनको भी लगता था कि जैसा राकेश ने किया वैसे हमारा बेटा भी करे। तो बस ये कंपैरिजन है। तो द आंसर इज सेम एज आंसर 2। तो आप वही बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने पहले बताया है, और वही इसका सेम आंसर है। 7th क्वेश्चन इज, डिस्कस द आयरनी इन द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ डिवोटेड सन। तो यहाँ पे डिवोटेड सन को आपको थोड़ा समझाना है कि इसका टाइटल ऐसा क्यों रखा गया। द आयरनी इन द टाइटल अ डिवोटेड सन लाइज इन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सर्फेस अपीयरेंस एंड द रियलिटी ऑफ राकेश डिवोशन। वाइल राकेश इज एक्सट्रीमली सीन एज अ डिवोटेड सन ड्यू टू हिज प्रोफेशनल सक्सेस एंड adherence to care giving duties. This story reveals his lack of emotional connection, empathy, and genuine concern for his father's well-being and wishes. तो यहाँ पे देखो ये जो टाइटल लिया गया वो कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट इसलिए भी कि आप एक बार देखो कि राकेश इज डिवोटेड, मतलब बहुत ज़्यादा वो डिवोटेड लड़का था अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए। बट धीरे धीरे जब थोड़ा लाइफ में सक्सेस आने लगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगी, थोड़ा बिजी होने लगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा स्टोरी में हमको देखने को मिला कि जो थोड़ी एम्पैथी थी वो थोड़ा कम होने लगा, लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। ठीक है, तो इसी वजह से ये इसका जो टाइटल है वो है अ डिवोटेड सन। वाई वीना जो है ना, द नेम विच इज़ रिटन ओवर हियर, सो वीना इज़ वाइफ ऑफ मिस्टर राकेश। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा वीना के फेस को देख के जो ओल्ड मैन यानी कि मिस्टर वर्मा की बात हो रही है, वो इतना हेट, इतना मतलब उनको नफरत क्यों होती थी। सो द आंसर इज, द ओल्ड मैन likely hated the smirk on Veena face because it conveyed a sense of superiority and amusement at his plight. The smirk suggested that Veena found his predicament amusing or believed that she had the upper hand in their interaction. तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा को इतना गुस्सा इसलिए आता था मिस वीना को देख करके, क्योंकि उनको लगता था कि मेरी जो बहू है इसको लगता है कि यही इसी के पास सारा पावर है घर का, यही सुपीरियरिटी वाली फीलिंग मुझे दिखाती है। शायद यही एक रीज़न था कि उनको मतलब वो, क्योंकि वो जो भी चाहते थे उनके वाइफ, उनकी बहू वो काम नहीं करती थी। रीज़न ये था क्योंकि उनको भी पता था कि ये बूढ़े हो चुके हैं, अगर ये थोड़ी मनमानी करेंगे, अगर मैं इनके पसंद की चीज़ें इनको ला के दूँगी, ऑयली, स्पाइसी एंड डेजर्ट वगैरह, तो ये इनको नुकसान करेगा। लेकिन वो एक सर्टेन एज में पहुँच गए थे मिस्टर वर्मा, तो यहाँ पर उनको वो अंडरस्टैंडिंग अब उनके अंदर नहीं है। उनको लगता था कि मैं जो चीज़ मांगता हूँ मुझे क्यों नहीं मिलता है। तो शायद यही एक सबसे बड़ा कारण रहा था कि अपनी वो बहू को पसंद नहीं करते थे। Question 9 is, it was the achievement of a lifetime and took up Rakesh's whole life justify the truth of the above statement with close reference to the story. तो ये जो अचीवमेंट्स हम देखते हैं ना, तो उसमें आपको ये देखो कि राकेश की पूरी लाइफ चली गई थी उसमें, इसको आप थोड़ा जस्टिफाई कैसे करोगे। सो
Our answer, the statement "it was the achievement of a lifetime and took up Rakesh's whole life" is justified through Rakesh's journey from academic success to become renowned doctor. Rakesh's achievements demanded tremendous dedication and commitment. His educational pursuits, career, and caregiving duties consumed his entire life, leaving little room for personal relationships and emotional fulfillment. तो यहाँ पे हम जनरली क्या देखते हैं, लोगों की बस सक्सेस देखते हैं, बट उसके पीछे इंसान का कितना टाइम जाता है आप कभी नहीं सोच सकते हो. तो इसमें यही दिया हुआ लाइन में कि यहाँ पे राकेश की पूरी लाइफ चली गई थी उस चीज़ में, सक्सेस को पाने में, क्योंकि उसके एकेडमिक सक्सेस से देखो अब जब वो डॉक्टर बन गया था एंड देन वो यूएसए चला गया था, यूएसए से वापस इंडिया आया था, यहाँ पे उसने कुछ वर्क किया था सिटी हॉस्पिटल में एंड देन उसने खुद का क्लिनिक खोला था. तो इन सब चीज़ों की वजह से होता क्या है कि आप लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो तो कर जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं खुद का पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप एंड इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है. तो और ये क्या होता है कि कंज्यूम्ड हिज इंटायर लाइफ, इस वजह से उसकी पूरी इंटायर लाइफ क्या हो गई थी, कंज्यूम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी. Now the next question. The son's trailing personality and character now underwent a curious sea change. With close reference to the story, illustrate the changes in the son and consequently his father. तो यहाँ पे जो सन का जो पर्सनालिटी और करेक्टर जो है वो बहुत ही मतलब क्यूरियस सी चेंज, बहुत तरीके से चेंज हुआ. तो आप इसको स्टोरी के माध्यम से एक रेफरेंस लेकर बताओ कि आपको क्या लगता है फादर और सन के बीच में रिलेशन. ठीक है, इलस्ट्रेट का मतलब होता है एग्जाम्पल. The quote, "The son's trailing personality and character now underwent a curious sea change," reflects the shift in Rakesh's behavior as he became more absorbed in his medical career. However, his devotion to medicine led him to prioritize profession over his family emotional well-being. He transformed a compassionate son to a distant and clinical figure, focusing on his medical expertise while overlooking his father's wishes. The change in Rakesh's character highlights the conflict between personal and professional responsibilities and the cost of neglecting familial bonds. तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जैसे ही राकेश ने पढ़ाई एकेडमी में काफ़ी अच्छा करने लगा, जब वो डॉक्टर बनने लगा था, पढ़ाई करने लगा था, तो यू कैन सी कि जो उसका जो बिहेवियर था थोड़ा चेंज होने लगा, बिकॉज ही वॉज मोर ऑब्जर्व इन हिज मेडिकल करियर, क्योंकि अब वो उस पर फोकस कर पा रहा था. और अगर वो इतना डिवोटेड नहीं होता अपने मेडिकल करियर को लेकर तो कभी वो एक अच्छा डॉक्टर बन भी नहीं पाता. तो उसके लिए वही इंपॉर्टेंट थी. बट इस चक्कर में क्या हुआ कि थोड़ी सी फैमिली के साथ जो बॉन्ड था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा. ही ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ कंपनसेट सन टू अ डिस्टेंट एंड क्लिनिकल फिगर. तो इससे पहले क्या था, वो एक डिवोटेड सन था अपने फादर के लिए, बिल्कुल मतलब उसके फादर जो बोलते, उसकी मम्मी जो बोलते वो करता था. लेकिन अब वो एक क्लिनिकल फिगर बन चुका था. अब वो कहीं ना कहीं उसका पूरा का पूरा जो डेडिकेशन बोल सकते हैं वो मेडिकल करियर में आ चुका था. और इसी वजह से शायद अपने फादर के विशेष को वो ओवरलुक कर रहा था, उतना ध्यान नहीं दे रहा था. तो इस चेंज को हम देख के बोल सकते हैं कि इस तरह से जो राकेश का जो कैरेक्टर्स था वो ये दिखाता है कि उसके जो पर्सनल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं फैमिलियल बॉन्ड्स यानी जो फैमिली का जो आपसे रिश्ता था थोड़ा सा नेग्लेक्ट होने लगा था. सो वी आर डन विद द क्वेश्चन आंसर. होप सो आपको समझ आई होगी और आप सारे क्वेश्चन के आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लेना सो यू कैन मेक योर ओन नोट्स. और बस इससे बाहर कहीं क्वेश्चंस आने वाले भी नहीं हैं. एंड दैट्स ऑल. एंड